तो लास्ट क्लास में हमने देखा था हायरार्की ऑफ ऑपरेशन इन अपेक्स। यानी हमने देखा था कि जो भी हम ऑपरेटर यूज करते हैं उसकी अपनी एक हायरार्की होती है, जिसे बॉटम और सोल कहते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्लास में हमने देख लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं हम कंडीशनल स्टेटमेंट। ये कंडीशनल स्टेटमेंट होता है वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। ठीक है, इवन नॉट ए सेल्स फोर्स, यानी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो या फिर दूसरे प्रोग्रामिंग अप्रोच हों, सब में ये कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। तो सेल्स फोर्स में क्या है ये, उसके बारे में बात करते हैं। जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलर हम कोई कोड लिखते हैं कोई कोड लिखते हैं तो हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर एक कोड जो हमारा है सेट ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो, यानी कोड का कुछ पोर्शन हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं या कुछ कंडीशन के बेस पे कोई लॉजिक एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल या कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं, समझते हैं एक एक करके। बाय यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट we can control the execution of code or execution of logic। ठीक है जी। यानी हम जो है कोई कोड एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, यानी कंडीशन के बेस पे हम चाहते हैं कि कोई कोड हमारा एग्जीक्यूट हो, पूरा कोड एग्जीक्यूट ना हो। अगर कंडीशन मेट करता है तो कोड एग्जीक्यूट हो, और कंडीशन मेट नहीं करता है तो वो सेट ऑफ स्टेटमेंट और सेट ऑफ कोड एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, तो ये काम करने के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट का सेल्स फोर्स में अपेक्स प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। अब ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है जी, जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं वो पांच तरह के होते हैं, यानी 5 कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट इन अपेक्स, यानी अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अपेक्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 5 कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। देयर आर 5 कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन अपेक्स। ठीक है, फर्स्ट को हम कहते हैं इफ कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ कंडीशनल स्टेटमेंट ठीक है, सेकेंड जो हमारा होता है
if else, if else कंडीशनल स्टेटमेंट। थर्ड की अगर हम बात करें तो नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट, नेस्टेड या बोल सकते हैं नेस्टेड इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। नेक्स्ट एल्स इफ कंडीशनल स्टेटमेंट, else if conditional statement। नेक्स्ट और लास्ट जो होता है वो स्विच कंडीशनल। स्विच भी जो क्या होता है कंडीशनल स्टेटमेंट में ही आता है। जनरली कई बार क्या होता है कि उसको स्विच को काउंट नहीं करते, लेकिन स्विच भी क्या होता है कंडीशनल स्टेटमेंट में आता है। ये 5 चीज़ें हैं जो कंडीशन के बेस पे, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसको हम यूज करने के जो तरीके हैं उस 5 तरीके से हम चीज़ों को यूज कर सकते हैं, कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट की। फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब है इफ कंडीशनल स्टेटमेंट की। इफ कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है इसका ये लॉजिक को कंट्रोल करता है। ठीक है, या लॉजिक को एग्जीक्यूट करता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो जो इफ का ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट होता है। अगर कंडीशन फेल होती है तो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक, तो उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। इफ कंडीशन will be true, then control goes to if block, and logic will be executed। लॉजिक विल बी एग्जीक्यूटेड। यानी अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो जो कंट्रोल होता है, जो प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो जो हमारा कंट्रोल होता है वो इफ ब्लॉक में जाता है और इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स होता है, ठीक है, अगर कंडीशन वो फॉल्स होता है तो कंट्रोल जो है ब्लॉक में नहीं जाता। इफ का जो ब्लॉक है, जो अभी आगे हम देखेंगे, इफ पे ब्लॉक में नहीं जाता। ठीक है, तो नोट डाउन कर लेते हैं। इफ कंडीशन will be false, then control goes to come out of the if block। यानी हमारा कंडीशन अगर फॉल्स होता है, कंडीशन मैच नहीं करता, ट्रू नहीं करता, तो जो कंट्रोल हमारा इफ ब्लॉक के बाहर चला जाता। ठीक है, तो हमें आउटपुट जो भी कंडीशन ट्रू में हमने लॉजिक लिखा है, बिजनेस लॉजिक लिखा है, वो लॉजिक एग्जीक्यूट नहीं होता तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, उस लॉजिक का आउटपुट नहीं मिलेगा। जनरली इसको एग्जिट विल बोल लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ एग्जिट। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि इसको यूज कैसे करेंगे, सिंटैक्स उसका क्या है।
लिखते हैं स्मॉल लेटर में इफ़ क्या है, एक कीवर्ड है जो इसका स्पेशल काम है, यानी ये कंडीशन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो इफ़ देते हैं और ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं कंडीशन, उसके बाद एक ब्रैकेट, यहाँ छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, और इसके अंदर नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे। मान के चलते हैं हमारे पास बहुत सारे स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट हमने लिखा स्टेटमेंट 1, ठीक। उसके बाद है स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2, इस तरह से बहुत सारे स्टेटमेंट है। तो लास्ट में लिखते हैं स्टेटमेंट एन, स्टेटमेंट एन, ठीक है। बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं इसके अंदर, एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। तो जब हम, अगर ये कंडीशन, ये इफ़ के अंदर जो लिखा हुआ है कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू होगा तो कंट्रोल हमारा इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी बिजनेस लॉजिक लिखी गई है या जो भी लॉजिक लिखा गया है इस ब्लॉक के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर, इसको बोलते हैं इफ ब्लॉक। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से कंप्लीट हुआ। इस इफ ब्लॉक के अंदर जो भी लॉजिक लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये जो कंडीशन है मेट नहीं करती, यानी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो ये जो कंट्रोल हमारा है इस ब्लॉक से, स्टार्टिंग ब्लॉक और इन ब्लॉक के बाहर, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इस जगह पे। और अंदर का जो कोड है, जो भी हमने लिखा होगा पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। इसको एक फिगर के थ्रू पहले हम देखते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। लास्ट क्लास का ये यहाँ पे हमने दिया इफ, ठीक है, और इसमें दिया कंडीशन, कंडीशन, यहाँ पे मान के चलते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ इस तरह से लिख दिया हमने, और इस कंडीशन अगर ट्रू होगा तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, ठीक है, 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, या n मान लीजिए, ठीक है, बहुत सारा कंडीशन हो सकता है। यहाँ रख दिया हमने ये कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन हो सकती हैं। स्टेटमेंट है, यहाँ पे जो कंडीशन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, अगर कंडीशन की वैल्यू, कंडीशन कुछ भी हो सकता है, कंडीशन अभी देखेंगे आगे, कंडीशन की वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, कंडीशन की वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू और फॉल्स,
ट्रू और फॉल्स, यानी कंडीशन की वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। ठीक है, अगर ट्रू होता है तो ये जहाँ से शुरू हुआ, ये स्टार्टिंग शुरू हुआ और यहाँ क्लोज हुआ, इसके अंदर हमने लॉजिक लिख रखा, वो लॉजिक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यानी ट्रू ब्रांच जो है वो एग्जीक्यूट होगी और आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक, दिस इज एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन इज ट्रू, यानी जो कंडीशन है यहाँ पर हमने लिखा है ट्रू और फॉल्स, तो अगर कंडीशन ट्रू होता है तो इफ ब्लॉक के अंदर जो भी लॉजिक हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन मेट नहीं करता, फॉल्स आता है, तो इसके अंदर की जो भी लॉजिक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी जो कंट्रोल है इसके अंदर मूव नहीं करेगा, अंदर नहीं जाएगा, इस ब्लॉक से के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है जी, वो चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये जो कंडीशन है, वो कंडीशन कैसे लिखेंगे या क्या लिखेंगे उस कंडीशन में, इस पर आते हैं। ठीक है, तो हाउ टू राइट कंडीशंस, हाउ टू राइट कंडीशंस, कंडीशन कैसे लिखेंगे। अब जो कंडीशन लिखी जाती है, ठीक है, या तो वो रिलेशनल ऑपरेटर होगा, कंडीशन का मतलब है रिजल्ट आपको या तो ट्रू मिलना चाहिए तो फॉल्स मिलना चाहिए, तो वो जो कंडीशन लिखी जाएगी या तो रिलेशनल ऑपरेटर का आउटपुट आता है ट्रू और फॉल्स, या फिर रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर का आउटपुट आता है ट्रू और फॉल्स। तो जो कंडीशन होगी हमेशा वो या तो रिलेशनल ऑपरेटर के फॉर्म में होगी या फिर रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर को जोड़ के बनाया गया होगा। ठीक है, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ट्रू और फॉल्स। उसी बेस पे फिर ये कंडीशन इवेल्युएट होगी, यानी इफ़ के अंदर का जो कंडीशन वो चलेगा। अगर रिलेशनल ऑपरेटर का, ये जो रिलेशनल ऑपरेटर का जो कंडीशन हम लिखेंगे यूज करके, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके कंडीशन लिखेंगे, अगर उसका रिजल्ट ट्रू आता है तो इफ ब्लॉक के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर वो फॉल्स होता है तो इफ ब्लॉक के अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके कंडीशन बनाते हैं, राइट करते हैं, तो उसका भी फाइनल रिजल्ट आएगा या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर ट्रू आता है तो इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, जिससे आपके इफ ब्लॉक के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फेल होती है तो इसके अंदर की कंडीशन, इसके अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंडीशन may be relational operators, यानी कंडीशन रिलेशनल ऑपरेटर हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज कंडीशन may be combination of a relational operator, may be of relational operator and logical operator,
लॉजिकल ऑपरेटर, यानी जो कंडीशन बनेगा या तो वो रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके बनेगा या फिर रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके बनेगा। ठीक है जी, तो कंडीशन इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब सिंटैक्स की बात करें, ठीक है, सिंटैक्स की बात करते हैं तो कैसे लिखेंगे सिंटैक्स? उसका वेरिएबल का नाम होगा, वेरिएबल नेम लिखेंगे, उसके बाद एनी ऑपरेटर कोई भी होगा, या तो वो रिलेशनल ऑपरेटर हो सकता है या फिर लॉजिकल ऑपरेटर हो सकता है, एनी ऑपरेटर, ठीक है, और फिर उसकी वैल्यू होगी। इस तरह से लिखा है, वेरिएबल का नाम होगा, कोई ऑपरेटर होगा, उसकी फिर वैल्यू होगी। अगर एग्जांपल देखें हम, ठीक है, एज ले लेते हैं। एज हमारे पास एक वेरिएबल है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, ठीक है जी। ये हो गया आपका क्या, एक कंडीशन लिखने का तरीका है, यानी एज लेस देन इक्वल टू 18 अगर है तो ट्रू होगा, यानी एज की वैल्यू 18 से ज़्यादा है, 18 से ज़्यादा है तो ट्रू मिलेगा, ठीक, और इससे कम है तो फॉल्स मिलेगा। इसी तरह से एग्जाम्पल 2 देखते हैं। मान के चलते हैं हमारे पास कोई नंबर है, 3 नंबर है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। हमें पता करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो क्या कर सकते हैं हम चेक कर सकते हैं कि जो नंबर है, नंबर 1 है और नंबर 2 से बड़ा है। हमने यूज किया क्या, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक, और नंबर 1 है, नंबर 1 नंबर 3 से भी बड़ा है, नंबर 3 से बड़ा। अगर ऐसा होता है तो रिटर्न आउटपुट क्या आएगा, हमें इसका ट्रू आएगा, यानी पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है और पहला नंबर तीसरे नंबर से बड़ा है, तो उस केस में हमें जो रिजल्ट मिलने वाला है वो ट्रू मिलेगा। तो अगर कंडीशन में मैं इस तरह का कुछ लिखता हूँ तो हमें ट्रू मिलेगा। तो जिससे इफ़ कंडीशन, जो इफ़ हमने इफ़ कंडीशन यहाँ पे ट्रू मिलेगा, जिससे आउटपुट हमें जनरेट हो जाएगा, यानी हमारी लॉजिक चल जाएगी। अगर नहीं मिलता है तो लॉजिक नहीं चलेगी, डिपेंड करेगा इसके नम 1 और नम 2 और नम 3 के, या नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3 के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है और पहला नंबर तीसरे नंबर से बड़ा है तो उस केस में हमें कंडीशन ट्रू मिलेगा, जिससे इफ़ एग्जीक्यूट होगा और हमारी लॉजिक चल जाएगी। ठीक है, ये हो गया सिंटैक्स लेवल की बात कर ली हमने। अब एक प्रोग्राम लिख के देखते हैं। तो पहले एक एग्जाम्पल प्रोग्राम देख लेते हैं। तो प्रोग्राम हमारा है write a program to assign a value to student age variable and find out this student is eligible for vote और नॉट। मान के चलते हैं कि हमारे पास एक स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट है जिसका स्टूडेंट एज वेरिएबल लेंगे, उसमें उसकी एज रख लेंगे, इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा उसमें एज रख लेंगे, और हम चेक करेंगे कि क्या वो स्टूडेंट
वोट के लिए वैलिड है कि नहीं, एलिजिबल है कि नहीं है। तो ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी, वैलिड कंडीशन, वैलिड एज कंडीशन, मान के चलते हैं कि उसकी एज 18 से ज़्यादा है, 18 ईयर से ज़्यादा है, तो हम लिख देंगे, मैसेज डाल देंगे कि दैट स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर नोट। ठीक है, इस चीज़ को एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं, अपने ऑर्ग में चलते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑर्ग है, यहाँ पे सेटअप पे चलें, या फिर हम लाइटिंग से भी प्रोग्राम कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा क्लासिक मोड से ही करें। यहाँ पे चलते हैं लाइटिंग में, लाइटिंग एक्सपीरियंस में हम आ गए। ठीक है, यहाँ पे हमें मिलेगा, जब आप इस गियर आइकन पे जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा डेवलपमेंट कंसोल, तो क्लिक करेंगे कि हमारे पास प्रोग्राम लिखने के लिए कंसोल आ गया। ठीक, अब डीबग में पहले की तरह डीबग में जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा हमें एनॉर्मस विंडो। अब एनॉर्मस विंडो का हमारा प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि अभी हमने क्लास आपको नहीं बताई, ऑब्जेक्ट क्या होता हमने आपको नहीं बताई, तो इसलिए अभी हम जब तक हमारे पास क्लास और क्लास का कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हम नहीं बता देते हैं, तब तक हम सारी चीज़ें कहाँ लिखेंगे, एनॉर्मस विंडो में दिखेंगे, जो कि हमें एग्जीक्यूट करने की फंक्शनलिटी देता है। ठीक है, यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारे क्वेश्चन के आधार पे हम देखते हैं कि स्टूडेंट का एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेंगे जिसका नाम होगा यहाँ पे स्टूडेंट एज। यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट एज, स्टूडेंट एक वेरिएबल हमने ले लिया। अब इसमें हमें एक वैल्यू असाइन करना, क्वेश्चन के आधार पे हमने वैल्यू क्या देना, 18, तो स्टूडेंट एज असाइनमेंट ऑपरेटर हमने लगाया, डाल दिया 18। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, जो 18 है वो स्टूडेंट एज नाम के वेरिएबल में डाल देगा। अब चेक करते हैं, हमारे पास कंडीशन के लिए हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट है, ये फिर लिख दिया हमने, और इफ़ में ले लेते हैं स्टूडेंट एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो कंडीशन हमारे इस केस में क्या है, कंडीशन ट्रू है। क्यों कंडीशन ट्रू है, ये स्टूडेंट एज 18 है, 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 नहीं होता, लेकिन 18 इक्वल टू 18 होता है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है, इसका मतलब ग्रेटर वैल्यू मिले या फिर इक्वल मिले। तो ग्रेटर तो नहीं मिल रहा लेकिन इक्वल मिल रहा है, ये कंडीशन कहाँ होगी, सेट हो, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब ट्रू हो जाएगी तो हम अपना मैसेज जो भी हम लिखना चाहें यहाँ लॉजिक इशू करा सकते हैं। तो हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना, लिख देना है स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर नोट, लिख देते हैं सिस्टम डॉट डीबग स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर नोट। ठीक है, बस काम खत्म हो गया हमारा। अब इसको एग्जीक्यूट करा के देख रहे हैं, देख लेते हैं कि ये कंट्रोल इस इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा तो हमें आउटपुट मिलेगा, अगर इफ ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। एग्जीक्यूट करा लिया हमने। ठीक है, तो देखिए आ गया स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर वोट। क्यों, क्योंकि जो हमारा कंडीशन है वो मिट कर गया, कंडीशन मिट किया तो हमारा आउटपुट मिल गया। ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम रहा, ये कॉपी करके नोट्स में डाल देते हैं।
यहाँ पे क्लास कोड। अब यहाँ पे जब कंडीशन इसको जब फॉल्स करके देखते हैं, 17 हमने कर दिया, जब 17 कर देंगे तो यहाँ पे आएगा कंडीशन चेक करेगा 17 ग्रेटर दैन इक्वल टू 18, तो फॉल्स हो जाएगा। जब फॉल्स हो जाएगा तो हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, तो इस ब्लॉक के अंदर जो ये ब्लॉक है, यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है इफ़ का, इसके अंदर नहीं जाएगा, यानी कंट्रोल बाहर आ गया। अगर कंट्रोल बाहर आ गया तो प्रोग्राम तो चलेगा लेकिन कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। शूट करके देखते हैं। देखिए आउटपुट हमारा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि कंडीशन मेट नहीं किया, कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, फॉल्स हुआ। और फॉल्स होने के बाद इफ ब्लॉक के बाद हमने कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखा है, तो कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखा तो इसलिए प्रिंट कुछ भी आउटपुट हमें नहीं मिला। ठीक है जी, एक सिंपल सा प्रोग्राम रहा इफ का। यहाँ पे एक नोट्स लिख लेते हैं। अब जो भी यहाँ पे हम लगाते हैं इफ़ के अंदर जो कंडीशन देते हैं उसके बाद सेमी कॉलन नहीं होता। देखो यहाँ पे हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया, तो ये नोट डाउन कर लेते हैं। आफ्टर इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट या कंडीशन कह लीजिए इसको, स्टेटमेंट के बाद सेमी कॉलन इज नॉट अलाउड, यानी आपको क्या है, इफ़ के वाइफ ब्रैकेट ओपन हुआ, इफ ब्रैकेट क्लोज हुआ है, तो इसके बाद सेमी कॉलन कहीं भी नहीं लगाना है। ठीक है, वो सिंटैक्स लेवल का एरर है। ये हो गया हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम इफ़ का। ठीक है, अब एक प्रोग्राम और देख लेते हैं, एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे चीज़ें क्लियर हो जाए। ये हो गया एग्जाम्पल 2। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू assign a value to एक प्रोग्राम हमें लिखना है जिसकी जो वैल्यू है वो 3 वेरिएबल में रखेंगे। पहले वेरिएबल का नाम हम रखेंगे फर्स्ट नेम, फर्स्ट नंबर। ठीक है, दूसरे वेरिएबल का नाम लिखेंगे सेकंड नंबर, तीसरे वेरिएबल का नाम रखेंगे एंड थर्ड नंबर, यानी कैपिटल कर देते हैं, थोड़ा रिलेवेंट लगेगा। ठीक है, थर्ड नंबर, थर्ड वेरिएबल, then find out which number is biggest using if condition। यानी हमें 3 वेरिएबल लेना है, 3 वेरिएबल में, तीनों वेरिएबल में नंबर रखेंगे, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, तीनों में अलग अलग वैल्यू रखेंगे और चेक करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, चेक करेंगे कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। ठीक है, हिंट लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे,
क्या यूज करेंगे, यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर, नल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे। प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 3 वेरिएबल बनाना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 वेरिएबल बना लेते हैं, तीनों में इंटीजर नंबर ले लेते हैं। इंटीजर फर्स्ट नंबर इसमें रख लेते हैं 30। इंटीजर सेकेंड नंबर में लिखना 20। इंटीजर थर्ड नंबर इक्वल टू 10 रख लेते हैं, ठीक है। तो 3 वेरिएबल ले हुआ, तीनों में हमने क्या कर लिया, नंबर असाइन कर लिया। अब चेक करेंगे कि जो वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, पहले यानी फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर और थर्ड नंबर को चेक करना होगा। अगर पहला नंबर सेकंड नंबर से यानी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा हो और फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर से बड़ा हो, इसका मतलब फर्स्ट नंबर बिगेस्ट है। तो वही चीज़ लिख देते हैं यहाँ। कंडीशन के लिए हमारे पास क्या है, इफ़ है, तो बड़ा कर लेते हैं जिससे क्लियर होगा, ठीक है। इफ़ है तो उसमें हम से लिख के फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी पहला नंबर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा है, ठीक तो है हमारे केस में। इसी तरह से फर्स्ट नंबर है वो थर्ड नंबर से भी बड़ा है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड नंबर। आपको पता है कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा है, यानी यहाँ 30 है, यहाँ 20 है, और फर्स्ट नंबर 30 है और थर्ड नंबर 10 है। यहाँ इधर रिलेशन ऑपरेटर का कंडीशन ये ट्रू हुआ और फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर के रिलेशनल ऑपरेटर में ये कंडीशन ट्रू हुआ, दोनों का एंड से जुड़ा। तो आपको बताया था मैंने कि अगर दोनों तरफ एंड के दोनों तरफ ट्रू वैल्यू होती है तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, ट्रू होता है। यानी पहला नंबर ट्रू है, पहला ट्रू है और दूसरा भी ट्रू है, एंड से जुड़ा है, इसका मतलब ट्रू। मैसेज डाल सकते हैं यहाँ, तो ट्रू आएगा। मैं लिखा सिस्टम डीबग, ठीक है, मैसेज डाल देते हैं फर्स्ट नंबर इज बिगेस्ट, ठीक है, और उसको प्रिंट करा लेते हैं जिससे आइडिया हमें लग जाए, नंबर भी दिख जाए। तो फर्स्ट नंबर को हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। इसी तरह से दूसरा इफ भी हम लिख सकते हैं, एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल इफ लिखा जा सकता है। तो ऐसे सेकंड के लिए ले लेते हैं, सेकंड नंबर ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर, यानी पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो, दूसरा नंबर पहले नंबर से बड़ा है और दूसरा नंबर तीसरे नंबर से भी बड़ा है। तो उस केस में हमारे पास आएगा सेकंड नंबर इज बिगेस्ट, सेकंड नंबर इज बिगेस्ट। सेकंड नंबर को प्रिंट करा देंगे जिससे हमें नंबर का भी पता चले।
इस तरह से तीसरा इफ भी लगा सकते हैं, 3 कंडीशन है, तीनों लगा सकते हैं, जो भी मैच करेगा उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आ जाएगा। थर्ड नंबर ने लिया, थर्ड नंबर फर्स्ट नंबर से बड़ा है और थर्ड नंबर सेकंड नंबर से भी बड़ा है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है थर्ड नंबर बड़ा है, बिगेस्ट है। थर्ड नंबर इज बिगेस्ट, बिल्कुल छोटा सा प्रोग्राम है। यानी इसमें अभी आउटपुट क्या आने वाला है, फर्स्ट नंबर की वैल्यू आप देखें सबसे ज़्यादा है 30 है, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे सेकंड नंबर में 20 आ जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये कंडीशन मेट होगा तो आउटपुट आ जाएगा फर्स्ट नंबर इज बिगेस्ट। इसी तरह से सेकंड नंबर में 20 है और फर्स्ट नंबर में 30 है, 20 और 30, तो कंडीशन फेल हो गया, तो आगे का फेल, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा सेकंड इफ। थर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10 है और यहाँ पे 30 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पे 20 है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये भी नहीं चलेगा, सेकंड इफ नहीं चलेगा, तो पहला आउटपुट आपको मिलेगा। करके देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर इज बिगेस्ट, फर्स्ट नंबर में 30 था, आपको यहाँ पे मिल गया। इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया, नोट्स में डाल देते हैं, क्लास कोड। इसका आउटपुट भी लिख लेते हैं, आउटपुट क्या आएगा इसका, ठीक है जी। यहाँ पे हमने आपको बताया कि इफ़ कंडीशन कैसे हम यूज करते हैं। हमने आपको बताया कि कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है, वह रिवीजन कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं। यानी कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब है कि एक पर्टिकुलर किसी कोड को पर्टिकुलर कंडीशन के बेस के पे हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमें कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करना होता है। अभी जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है वो 5 तरह का होता है, 5 तरह से हम कंडीशन को मेंशन कर सकते हैं। पहले को बोलते हैं इफ़ कंडीशन, जो दूसरे को बोलते हैं इफ़ एंड एल कंडीशन, तीसरे को बोलते हैं नेस्टेड इफ़, चौथे को बोलते हैं एल्स इफ और पाँचवें को बोलते हैं स्विच कंडीशन। तो इफ़ कंडीशन की अगर हम बात करें तो इफ़ कंडीशन में अगर एक कंडीशन ट्रू होता है, यानी इफ़ के अंदर ट्रू वैल्यू उसे मिलती है, ठीक है, तो उस ट्रू वैल्यू का के आधार पे जो ब्लॉक है, इफ़ का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है और हमारी जो लॉजिक है वो एग्जीक्यूट होती है। अगर फॉल्स होता है तो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें कंडीशन कैसे लिखना, जो कंडीशन होता है वो रिलेशनल ऑपरेटर से मिलके बनता है या फिर रिलेशनल ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर से मिलके बनता है, ठीक है। तो कंडीशन देने के लिए सिंटैक्स है वेरिएबल नेम, आप कोई ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं और उसकी वैल्यू देनी होती है। जैसे एज ग्रेटर देन 18 ये कंडीशन हो गया, एंड इफ ब्लॉक में इसको हमें लिखना होता है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा हो गया, अगर 3 नंबर हमारे पास है, तीनों में अलग अलग वैल्यू है, तो हम कंडीशन बना सकते हैं कि पहली वैल्यू दूसरे से बड़ी हो, दूसरी वैल्यू तीसरे से बड़ी हो, तो पहली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, पहली कंडीशन। इधर दूसरी कंडीशन बनाए तो दूसरी वैल्यू पहली से बड़ी हो, दूसरी वैल्यू और पहले से बड़ी हो और तीसरे से भी बड़ी हो, तो दूसरी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तीसरी वैल्यू पहले से बड़ी हो, तीसरी वैल्यू दूसरी से बड़ी हो, इसका मतलब तीसरी वैल्यू बड़ी है। यहाँ पर उसके लिए हमने एक प्रोग्राम बना रखा है कि कोई स्टूडेंट है, उसकी वेरिएबल हमें क्या है, स्टूडेंट एज है, उसमें 18 ईयर हमने डाल दिया, ठीक है। कंडीशन चेक किया, अगर एज स्टूडेंट की एज 18 ईयर है तो हमें मिलना चाहिए कि स्टूडेंट एलिजिबल फॉर वोट, वोट के लिए एलिजिबल है, ये हमने कर दिया। दूसरा जो वेरिएबल हमने बताया
दूसरा प्रोग्राम ये, ठीक, 3 नंबर लिया, तीनों में वैल्यू असाइन कर दिया और 3 कंडीशन दे दी कि पहली वैल्यू दूसरे से बड़ी है और पहली वैल्यू तीसरी से बड़ी है तो पहली वैल्यू बड़ी है। इस तरह से सेकंड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू से बड़ी है, सेकंड वैल्यू थर्ड वैल्यू से बड़ी है तो सेकंड नंबर इज बिगेस्ट आना चाहिए। थर्ड वैल्यू पहले से बड़ी है और थर्ड वैल्यू दूसरे से बड़ी है, इसका मतलब थर्ड वैल्यू आनी चाहिए, जो हमने यहाँ पे करके देखा। ये एक छोटा सा बिल्कुल बेसिक सा प्रोग्राम रहा इफ़ स्टेटमेंट का, ठीक है। तो आगे हमारे पास अभी क्या है, नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारा जो ये इफ़ का जो टास्क है वो हमने आपको कम्प्लीटली बता दिया, ठीक है। आगे अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे काम करता है, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की बात करेंगे।